Good morning, students. How are you? Fine. So now today we want to discuss transformer. Transformer. So first of all, what is transformer? Transformer is an electrical device. क्या है ये बेटे? ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है. क्या करता है ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस? इट कन्वर्ट्स हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज at low current into low alternating voltage high current. So यानी कि इसमें वोल्टेज चेंज होता है और ये साथ में बता दिया कि कौन सी ऑल्टरनेटिंग. सो हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट. सो दैट मीन्स यहाँ से ये भी मैंने क्लियर किया है कि वोल्टेज इज लोअर देन करंट विल इंक्रीज. तो अब हम ये सारा डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले इसमें ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा हाई टू लो ही जाना है. इट कैन ऑल्सो कन्वर्ट low alternating voltage at high current into high alternating voltage at low current. Means vice versa is also possible. So high to low or low to high. So according to this we can say that transformer will be of two types. Step up transformer, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये क्या करेगा? वोल्टेज को इंक्रीज करेगा. सो दैट मीन्स स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रहा है? लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि ये लो टू हाई कर रहा है. अब इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या होता है वो हम बाद में देखते हैं. पहले ये चीज. और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हाई एसी वोल्टेज इनटू लो एसी वोल्टेज. सो फर्स्ट स्टेप हमने इसमें यही किया कि इसमें वोल्टेज की कन्वर्शन हो रही है. अब उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है. सो ट्रांसफॉर्मर works on the principle of mutual induction. So what is the principle? So principle upon which transformer is working, that is mutual induction. Now what is the meaning of mutual induction? कि when magnetic flux linked with one coil changes, then induced EMF is developed in the नेबरिंग कॉइल. अगर एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो जो नेबरिंग कॉइल है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी. अब इसमें आ जाता है कि व्हाट विल बी द कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि वी आर कंसीडरिंग लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर. लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, टू सेपरेट कॉइल्स आर बाउंड ऑन द सेम लैमिनेटेड कोर. सो कंस्ट्रक्शन में क्या बोला मैंने कि टू सेपरेट कॉइल्स, वन इज नोन एज प्राइमरी एंड अनदर एज सेकेंडरी, दे आर बाउंड ओवर सेम लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर. इसमें अब प्राइमरी किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर आप एसी इनपुट अप्लाई करोगे. सो ये क्या है? एसी इनपुट. और ये एसी इनपुट हमने किसे दी है? टू द प्राइमरी कॉइल. और आउटपुट हम कहाँ पर ले रहे हैं? अक्रॉस दिस सेकेंडरी कॉइल. और ये जिसके ऊपर ये बाउंड किया है, दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर. आपने बेटे देखा होगा
कि जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं आपने स्ट्रीट्स में जगह मतलब काफ़ी जगह पर, तो लैमिनेटेड का मतलब वो प्लेट्स की फॉर्म में होते हैं। उसका क्या रीज़न है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब इसमें ये जैसा कि आपने देखा कि एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। अब नंबर ऑफ टर्म्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कौन सा है। जैसे हम बात पहले करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे पास क्या है बेटा कि प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज कम है और सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा आएगी। तो इसमें हम ये कहते हैं कि प्राइमरी consists of few turns of thick copper wire। तो यानी कि प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी में हम कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन, इसके साथ हम ये भी कहते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब बेटा क्या है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी की टर्न्स कम होती हैं, सेकेंडरी की ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर जो मैंने शो किया दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब क्योंकि देखो जो कोर है वो तो वही है, उतनी स्पेस ही है ना। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा लेनी है, इसलिए इसमें जो वायर होगी वो क्या होगी, थिन। इसलिए हम इसमें क्या कह रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर। और यहाँ पर अब नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम है, इसलिए हम क्या लेंगे, फ्यू टर्न्स ऑफ थिक कॉपर वायर। ठीक होगी बात। और जब आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लोगे तो स्टेप डाउन में किसकी टर्न ज़्यादा होनी है, प्राइमरी की। अब आप इसको ऐसे भी याद रख लो कि जिस तरफ वोल्टेज ज़्यादा वहाँ टर्न ज़्यादा होनी है। ठीक होगी ना बात। तो स्टेप डाउन में नेचुरली प्राइमरी की वोल्टेज ज़्यादा है, सेकेंडरी के अक्रॉस कम आनी है, तो इसलिए उसमें क्या बनेगा, प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर और सेकेंडरी आएगा फ्यू टर्न्स ऑफ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो ये आपके पास इसमें ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है वो आ गया। उसके बाद हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, थ्योरी में कि किस तरीके से ये सारा हो रहा है। तो थ्योरी में हम इसका इस तरीके से ले रहे हैं कि क्या हो रहा है बेटा कि जो भी आप इनपुट सप्लाई दे रहे हो दैट इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। तो जब ऑल्टरनेटिंग सप्लाई आप प्राइमरी को दे रहे हो तो नेचुरली इससे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विल चेंज, क्योंकि जब करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है उससे क्या होता है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड। तो बेसिक इसमें थ्योरी में यही पार्ट बनेगा कि एज ऑल्टरनेटिंग current is given to the primary coil, it means that magnetic flux linked with primary coil will change and it will cause induced EMF to be set up across the secondary coil। अब इसमें हम कहते हैं, मान लीजिए d phi by dt is rate of change of magnetic flux। So d phi by dt is rate of change of magnetic flux linked per turn। क्या है, rate of change of magnetic flux linked per turn। तो अब इसके अकॉर्डिंगली induced EMF developed across primary coil EP क्या बन जाएगा बेटा, माइनस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज NP into
d5/dt, क्योंकि d5/dt इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स np है तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बनेगी, np इंटू d5/dt, एंड नेगेटिव साइन इज अकॉर्डिंग टू लेंज़'s लॉ। सिमिलरली induced EMF developed across secondary coil, ES आ गया, this will be minus NS d5/dt. So from here what you will get, ES by EP is equal to NS by NP. तो ये आपके पास बन गया. And now you see here, what is NS by NP? It's the ratio of number of turns of the secondary coil to that of primary coil, and this NS by NP is known as K, that is turn ratio. Turn ratio means ratio of number of turns across secondary to that of प्राइमरी. अब यहाँ से वो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट भी देखो बेटे आपको क्लियर हो जाना है, इसीलिए मैंने आपको कहा था ना कि बेसिक सिंपल तरीके से याद रखना सबसे आसान है कि जिधर वोल्टेज ज़्यादा उधर टर्न्स ज़्यादा होंगी, और अब वो आपको क्लियर भी हो गया. तो इसमें बेटा जैसे अगर आप स्टेप अप ले रहे हो तो स्टेप अप में ES विल बी ग्रेटर देन EP, क्योंकि उसमें वोल्टेज को आपको इंक्रीज करना है. तो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी विल बी मोर देन दैट अक्रॉस प्राइमरी. तो ES अगर ग्रेटर देन EP है, दैट मीन्स K विल बी ग्रेटर देन 1, और यू कैन से NS विल बी ग्रेटर देन NP. सो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी कॉइल विल बी फ्यू एंड नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी विल बी लार्ज नंबर. तो इस तरीके से हम इसमें इसका जो थ्योरी पार्ट है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. अब इसमें बेटा इसके बाद अब ये सिंपल जो इसमें आप कह लो, सबसे पहले हमने इसका मीनिंग कर लिया, बेसिक प्रिंसिपल कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया और थ्योरी कर ली. अब इसमें आपको ये एक एक नंबर के दो नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं. अब मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, इन केस ऑफ आइडियल, क्या कह रही हूं मैं, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर whatsoever is gained in voltage is lost in current. कि जो कुछ वोल्टेज में गेन हो रहा है वो करंट में लॉस हो रहा है, ये मैंने आपको स्टेटमेंट दे दी. और आपको मैं कहती हूँ कि यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. कैसे करोगे? स्टेटमेंट क्या है? ट्रू फॉल्स में भी आ गया कि whether this statement is true or false. This statement is true. In case of ideal transformer, whatsoever is gained in voltage is lost in current. बेटा इसका ये मीनिंग है कि जिस रेशियो से वोल्टेज इंक्रीज होगी उसी रेशियो से करंट की वैल्यू रिड्यूस होगी. अब इसमें हम ये कहते हैं कि इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मीनिंग है व्हेन देयर विल बी नो पावर लॉस, किसी तरह का कोई पावर लॉस नहीं है. तो दैट मीन्स इन दैट वेरी केस आउटपुट पावर is equal to input power. Now output power is ES/IS and input power is EP/IP. इसका मीनिंग क्या है कि ES by EP is equal to IP/IS. It means what? इसका क्या मीनिंग है कि भाई अगर मैं कह रही हूँ
कि ES is greater than EP, then ES by EP is greater than 1, which means IP by IS is greater than 1. Therefore, IP is greater than IS, or you can say IS is less than IP. तो होगी बात क्लियर कि नहीं कि वोल्टेज अगर सेकेंडरी के क्रॉस ज़्यादा है तो करंट सेकेंडरी के क्रॉस कम आएगा। अगर वोल्टेज को यहाँ पर मान लीजिए हम कह रहे हैं इंक्रीज किया तो करंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये इस तरीके से आप कह सकते हो। बट माइंड वन थिंग, मैंने क्या लिखा है, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर व्हेन यू आर कंसिडरिंग दैट देयर विल बी नो पावर लॉस, किसी तरह का कोई पावर लॉस नहीं है। पर एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पावर लॉस ना हो? नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। सो नाउ वी वांट टू कैलकुलेट practically the expression for efficiency of transformer. तो एक्चुअल प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली क्या है एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर की? द सिंबल इज इटा। एफिशिएंसी इज ऑलवेज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर विल बी रेशियो ऑफ output power to input power. Now output power is ESIS and input power is EPIP. तो एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर की ये रेशियो है। अब क्वेश्चन ये है, कैन एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर बी 100%? तो our answer will be no. In actual practice, it can never be 100%. It will always be less than 100%. Why? There are certain power losses, or you can say energy losses. कुछ भी कह सकते हो, power loss, energy loss. अब कौन से, किस वजह से? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया कि what are the reason due to which there will be power loss? तो सबसे पहले उसमें हमारे पास आता है कॉपर लॉस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉपर लॉस? आपको ध्यान दिया आपने, मैंने इसमें आपको क्या कहा था, चाहे हमने प्राइमरी कॉइल की बात की या सेकेंडरी कॉइल की बात की, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। कॉपर वायर को टर्न की फॉर्म में लपेटा है, so that copper wire has got certain value of resistance, so there will be power loss in the form of heat. Heat में I square R, where R is the resistance of the copper wire, so this is power loss in form of heat. इसी तरीके से हम इसमें सेकेंड जो रीजन लेते हैं, that is leakage of magnetic flux. हम इसमें बेटा आइडियल कंडीशंस के अंडर तो ये कह रहे हैं कि भाई जो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी है वो ही क्रॉस सेकेंडरी होगी, बट आइडियली ऐसा है, प्रैक्टिकली देयर कैन बी लीकेज। एंड थर्ड इज आयरन लॉस। अब ये आयरन लॉस क्या है कि आप देखिए कि जो प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल, इसको हमने किसके ऊपर लपेटा था? हमने इसको लपेटा था इस कंडक्टर के ऊपर जो किसका बना हुआ था? सॉफ्ट आयरन का। और अब इसमें से कौन सा करंट पास हो रहा है बेटा? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जब ऑल्टरनेटिंग करंट इस कंडक्टर में से पास होगा तो इससे क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कंडक्टर विल वेरी करेगी ना। तो when magnetic flux linked with conductor will vary, then induced currents are set up in this frame, in this conductor. इस आयरन फ्रेम के अंदर कौन से करंट सेटअप हो जाएंगे? एडी करंट। तो बच्चे जो एडी करंट सेटअप हो गया इस फ्रेम के अंदर, सो अगेन देयर विल बी पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसमें आई कौन सा करंट है? इंड्यूस्ड करंट। एडी करंट क्या है? इंड्यूस्ड करंट सेट अप इन दिस कंडक्टर ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
और R इसमें क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन। और अब यहाँ पर एक और बात आ गई कि हम जो कोर है उसको लैमिनेटेड क्यों लेते हैं बेटा, इसीलिए कि अगर आप कंडक्टर को इस तरीके से कंप्लीट कंडक्टर लेते हो तो इसमें एडी करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, इसलिए हम इस कंडक्टर को शीट्स की फॉर्म में ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, एंड दी शीट्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो एडी करंट उसी एरिया में रहेगा। तो यानी कि वैल्यू ऑफ एडी करंट इज रिड्यूस्ड, लेकिन पावर लॉस होगा तो सही। तो पहला हमने इसमें कहा कि पावर लॉस इज इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू कॉपर वायर्स, जिसकी आप कॉइल की बात कर रहे हो। आयरन लॉस में हम क्या कह रहे हैं, अगेन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू फ्लो ऑफ एडी करेंट्स इनसाइड सॉफ्ट आयरन कोर। अब अगर आपको एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्हाई दिस कोर इज लैमिनेटेड, तो आप वहां पर कह सकते हो कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस वैल्यू ऑफ एडी करेंट्स सो दैट पावर लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड। और फोर्थ इसमें बेटा जो रीजन आ जाएगा दैट इज हिस्टैरिसीस लॉस। अब ये हिस्टैरिसीस लॉस क्या है बेटा, आप देख रहे हो कि सॉफ्ट आयरन कोर में से एक कंप्लीट साइकिल एसी का पास हो रहा है। अब कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी दैट मीन्स इट्स लाइक दिस। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये एसी ऊपर को जाएगा तो सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज हो रही है और उसका फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होते होते हो गया, फिर उसके बाद वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू होगी, जीरो हो गई, और फिर क्या हो गया, इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि पहले मैग्नेटाइजेशन, देन डीमैग्नेटाइजेशन एंड देन रीमैग्नेटाइजेशन। तो एक कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन एंड रीमैग्नेटाइजेशन, दिस कंप्लीट साइकिल, इसके दौरान क्या होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम विल बी द पावर, so that means here there is a power loss due to magnetization, demagnetization and remagnetization of soft iron core। क्योंकि इसमें बेटे जब मैग्नेटाइजेशन होनी है दैट मीन्स अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। डीमैग्नेटाइजेशन में डाइपोल्स को डी अलाइन करना है, अगेन वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसमें रीजंस आ गए कि these are the reasons due to which power loss or energy loss takes place, due to which we can say that efficiency of transformer can never be 100% practically. It's only the ideal conditions that you can say this efficiency will be 100%. अब इसके बाद लास्ट में इसमें ये ट्रांसफार्मर के बारे में आपका सारा काम इसमें हो गया। डिफरेंट क्वेश्चंस बेटे आपको आ सकते हैं। अब लास्ट में आ जाता है हाउ ट्रांसमिशन ऑफ एसी टेक्स प्लेस। ट्रांसमिशन ऑफ एसी, ये क्या बात मैं यहाँ करने जा रही हूँ कि जैसे सपोज कर लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड at Bhakra Dam hydroelectric power plant, or you can say at some thermal power plant। तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है दैट इलेक्ट्रिसिटी इज टू बी ट्रांसमिटेड। अब मान लीजिए कि रोपड़ से इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आनी है, भाखड़ा से इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जालंधर तक पहुँचनी है, कैसे होगा आपको पता है, वायर्स के थ्रू आएगी, कोई ड्रम्स में तो ये है नहीं, वायर से पास होके आना। तो जब वायर्स में से पास हो रही है, अगेन दैट वायर मस्ट बी ऑफ सम कंडक्टिंग मटेरियल, लेकिन उस कंडक्टिंग मटेरियल की बेटा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो इसका मतलब कि ट्रांसमिशन के दौरान देयर इज पावर लॉस एंड दैट पावर लॉस इज I² R। तो हमने इसमें क्या डिस्कस किया कि ट्रांसमिशन के दौरान
पावर लॉस हो रहा है, और वो पावर लॉस कितना है, I स्क्वायर R। अब आप इस पावर लॉस को आप चाहते हो ट्रांसमिशन शुड टेक्स प्लेस विद मिनिमम पावर लॉस, यानी कि यू वांट टू मिनिमाइज दिस पावर लॉस। तो दो ही तरीके हैं, क्या है, एक या तो आप I करंट को डिक्रीज करिए, और या आप R रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करिए। अब पहले हम R की बात सोचते हैं। अब R क्या है, R इज रो L बाई ए। अब आपने एक मटेरियल ले लिया, नेचुरली आप इसमें वो मटेरियल लोगे जिसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हो, ठीक हो गया ना, तभी R की वैल्यू कम आएगी। लेकिन उसमें से ये भी देखेंगे कि कॉस्ट के हिसाब से। अब आपके पास L तो फिक्स है बेटा, अगर रोपड़ से जालंधर आना है तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, तो वायर की लेंथ तो उतनी लेनी पड़ेगी। रो भी एक तरह से कांस्टेंट मटेरियल हो गया, सो दैट मींस R is inversely proportional to A। इसका मतलब कि if you want to minimize value of resistance, तो you have to increase area of cross section of the wire। तो ये जो वायर है इसका आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू विल कंसिडर थिक वायर। समझे कि आप इसलिए इसमें कौन सी वायर लोगे, थिक वायर, मोटी मोटी वायर। अब जितनी मोटी वायर ले लोगे तो कॉस्ट भी तो उसकी उतनी ज़्यादा होगी, और मोर ओवर पिलर्स, ये तो है नहीं कि वायर को आप वहाँ से ऐसे सीधा छोड़ दोगे, वो तो स्ट्रेच हो जाएगी, उसको आपको सपोर्ट देनी पड़ेगी। और जितनी थिक वायर होगी, एक तो वैसे ही उसकी कॉस्ट बढ़ गई, और दूसरा पिलर्स की भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट मीन्स कि दिस इज नॉट फिजिबल, कि R की वैल्यू को एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही हम रिड्यूस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर दूसरा आपके पास क्या हो गया कि वी शुड डिक्रीज I, और वो बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है कि ये आपके पास है ट्रांसमिटिंग स्टेशन, यहाँ से AC को भेजना है, तो उस ट्रांसमिटिंग स्टेशन पर आप क्या यूज कर लो, आप यूज कर लो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जैसे आपको पता है कि हमारे सप्लाई 220 वोल्ट है, तो आपने 220 वोल्ट से 220 किलो वोल्ट कर ली। सो दैट मीन्स वोल्टेज को आपने 1000 टाइम्स इंक्रीज कर लिया, तो करंट 1000 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो वो रिड्यूस करंट जब वायर्स में से पास होगा तो ऑब्वियसली पावर लॉस विल रिड्यूस टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। क्योंकि देखो आपने I को 10⁻³ टाइम्स किया, तो I स्क्वायर कितना हो गया, 10⁶ टाइम्स। तो नेचुरली मिनिमम एनर्जी लॉस आपके पास बन जाएगा। और यहाँ पर जब रिसीविंग स्टेशन के ऊपर पहुँचे, तो जो मेन जालंधर में जब आ गया, तो वहाँ पर फिर क्या यूज करना पड़ेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि हमारे घरों में सप्लाई अगर 220 किलो वोल्ट की दे दी इकट्ठी, तो जितने अप्लायंसेस सब बर्न कर जाएंगे इमीडिएट। तो वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से दोबारा 220 किलो वोल्ट को 220 वोल्ट में चेंज किया जाता है। सो दिस ऑल इज अबाउट ट्रांसफार्मर। अब इसमें एक पॉइंट है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्या है वो बता सकते हो? क्या पॉइंट है इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पूरे में, कि मैंने जब स्टार्ट ही किया था मैंने ये कहा था ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। सो दैट मीन्स दिस ट्रांसफार्मर जो इसकी वोल्टेज अप और डाउन हो रही है, कौन सी हो रही है, AC। तो इसलिए ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है, ट्रांसफार्मर कैन नॉट स्टेप अप और स्टेप डाउन DC। ये याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि ट्रांसफार्मर जो है
वो डीसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकता। ये किसे स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है? सिर्फ और सिर्फ एसी को। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? अब ये बात आ गई, क्योंकि बेटा हमने तो इसमें कहा ही है कि भाई जब वेरिएबल, अब इसमें से डीसी पास करो आप कॉइल में से, तो कांस्टेंट करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी ही नहीं। अब जो मर्जी वोल्टेज प्राइमरी के अक्रॉस दे दो तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी विल बी जीरो। अब मैं आपको 1 मार्क क्वेश्चन में क्या देती हूँ कि 220 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड, ये आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। 220 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस प्राइमरी of transformer whose turn ratio is 10, whose turn ratio is 10, what will be output voltage across secondary? So you have to give this answer. So again the question is that 220 volt DC is applied across primary of transformer whose turn ratio is 10. So you have to give voltage across secondary. So please comment in the comment box. So I think आपको ये बड़ी अच्छी तरह से टॉपिक ट्रांसफॉर्मर का क्लियर हो गया है. So now you comment in comment box for this very question, जिससे मेरे को क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ वाकई आप थॉरो इसको अंडरस्टैंड कर चुके हो. सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू.